और चलिए इस वक्त हम आपको सबसे अहम खबर दे दें आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की बदवेल में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार की जीत की खबर है। वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर श्री सुधा ने जीत दर्ज की है। तो आंध्र प्रदेश की बदवेल सीट में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दास श्री सुधा ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की अहम खबर आंध्र प्रदेश की बदवेल सीट से है। ये वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दास श्री सुधा ने यहां अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह से अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आंध्र प्रदेश की। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे अभी का ताज़ा अपडेट। इसाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही। इसाक, आपसे अपडेट चाहेंगे। जो बदवेल का जो बाई इलेक्शन है उसमें वाईएसआरसीपी ने पूरी तरह से जीत हासिल की है। जो मरहूम जो एमएलए वेंकट सुब्बैया है उनके अहलिया जो सुधा जो है ना, उन्होंने करीब 90,000 जो मेजॉरिटी से जो है ना जीत हासिल की है। वही जो बीजेपी के जो वोट बैंक है वो कुछ बड़ा है। यहाँ पे टीडीपी पहले से ही इंतखाब में ना थी। ये तो और दूसरी कांग्रेस तरफ से जो है ना, कांग्रेस का वोटिंग भी कुछ 6,000 के करीब जो कैंडिडेट है उसे आया। पूरे 12 राउंड तक, लास्ट का राउंड 13 जो है ना, उसमें भी जो पूरी तरह से लीड पहले से ही जो वाईएसआरसीपी के जो कैंडिडेट है वो लगभग 9,000 से लीड से स्टार्ट हुआ। तो आखिर में पूरी तरह से लीड आने के बाद 90,000 से है ना ये जी। इस जीत के बाद जो है ना वाईएसआरसीपी के जो पार्टी लोग हैं वो खुशियां इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगनमोहन रेड्डी के जो प्रोग्राम्स है, जो वेलफेयर स्कीम है, उन्हें जो हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रहे हैं उनके हिसाब से ही जीत हुई है। जी इसाक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर नज़र बनी हुई है और इस वक्त की ये अहम खबर आंध्र प्रदेश के बदवेल से है, जहां पर वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने जीत दर्ज करवाई है। और कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक के सिंगडी असेंबली हल्के से बीजेपी की जीत की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भूसोंडकर को बड़ी कामयाबी मिली है। 31,185 वोटों के फर्क से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और जेडीएस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं हांगल असेंबली हल्के में कांग्रेस जीत के करीब है। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने जीत के करीब बताए जा रहे हैं। तो कर्नाटक से भी ये खबर, सिंगडी असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। हांगल असेंबली हल्के में कांग्रेस जीत के करीब नजर आ रही है। तो मुख्तलिफ और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे और सियासत में इसके क्या कुछ मायने रियासती तौर पर? जी देखिए, रियासत कर्नाटक की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम था। तीनों सियासी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने इस बाई इलेक्शन में एड़ी चोटी का जोर लगाया था और आज नताइज का ऐलान हो चुका है। सिंदगी में बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भोसनूर बड़ी 31,000 से ज्यादा वोटों के फासले के साथ कामयाबी दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब हानगल असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने जीत के करीब हैं। बस जीत का ऐलान होना बाकी है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि
इस दोनों हलकों के इंतखाबात में एक जगह कांग्रेस को कामयाबी मिली है तो दूसरी तरफ बीजेपी को कामयाबी मिली है। लेकिन इस बाई इलेक्शन की एक अहम बात यह है कि सबसे बड़ा झटका वजीर आला बसवराज बोमई को लगा है, क्योंकि हानगल असेंबली हलका जो है वजीर आला के जिले का है। वजीर आला जिनका ताल्लुक हावेरी जिले से है, हावेरी जिले में हानगल असेंबली हलका है और पूरी जिम्मेदारी वजीर आला के कंधों पर थी कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब करना है। हानगल असेंबली हलके में इसलिए यहाँ पर इलेक्शन हुआ कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए थे सीएम उदासी, उनके जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, बीजेपी के एमएलए के इंतकाल की वजह से हानगल में इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो है बीजेपी को काफी उम्मीद थी कि दोबारा जो है बीजेपी को ही कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है, बीजेपी को शिकस्त दी है और वजीर आला बसवराज बोमई को एक तरह से झटका लगा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंदगी में जेडीएस के उम्मीदवार एमसी मनगोली के इंतकाल के बाद यहाँ पर जो है इलेक्शन तय पाया। जेडीएस के एमएलए एमसी मनगोली के इंतकाल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेडीएस को बुरी तरह शिकस्त हुई है। जेडीएस के उम्मीदवार नाजिया शकील जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रही हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है और कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त हुई है। तो इस लिहाज तो इस तरह से क्या ये कहा जा सकता है कि सियासत से ज्यादा जो इलाकाई मसले रहे वो इस बार दिखाई दे रहे हैं इंतखाबात में? जी बिल्कुल भी ये यानी कि उस हलके की सियासत इस पर यहाँ पर गालिब दिखाई दे रही है और साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है वो तकरीबन 15 महीनों के लिए ही ये यानी कि मौजूदा असेंबली की जो मियाद है वो 15 महीने ही बाकी है। तो जो भी एमएलए मुंतखब हुए हैं वो 15 महीनों के लिए ही एमएलए रहेंगे। तो इस लिहाज से इस इलेक्शन, लेकिन ये इलेक्शन जो 2023 में जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे तो उसके लिए एक काफी अहम समझे जा रहे थे कि आने वाले जो इंतखाबात हैं यानी कि तकरीबन 1.5 साल के बाद जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन आने वाला है तो उसके लिए ये इंतखाबात काफी अहम समझे जा रहे थे। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं बहरहाल अब इन नताइज के बाद क्या कुछ हिकमत अमली रहती है बरसर इख्तिदार बीजेपी की और साथ ही साथ अपोजिशन की, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाजरीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए क्या कुछ नताइज हो रहे हैं, अब एक और अहम खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया। अनिल देशमुख की पैरवी सीनियर वकील एडवोकेट विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम कर रहे हैं। इस्तगासा की जानिब से एएसजी अनिल सिंह कमरा अदालत में हैं। ख्याल रहे कि वसूली मामले में अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनका मेडिकल जेजे अस्पताल में करवाया गया था। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम समझा जा रहा है अनिल देशमुख का इस तरह से जो ईडी ने अभी तक की जो कार्रवाई की है, कहां तक मामला आगे बढ़ा? जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल करा करके अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया है। जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि ये आज हॉलीडे कोर्ट है, ईडी स्पेशल कोर्ट है। इस अदालत में जो है ईडी के वकील पहुंचे हैं, साथ ही अनिल देशमुख की तरफ से पैरवी करने वाले विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम भी पहुंचे हुए हैं। दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अनिल देशमुख की जो है गिरफ्तारी की गई है वो बताया जा रहा है। साथ ही ईडी की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि उनकी कस्टडी मांगी जाए कुछ दिनों की। कितने दिनों की मांगी जाएगी ये अभी कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। और कस्टडी मांगने के पीछे मुख्य वजह क्या है कि किस तरह से 100 करोड़ के जो घोटाले के आरोप लगाए गए थे परमवीर सिंह की तरफ से, उसमें कितना रोल देशमुख का था। क्योंकि कल हमने देखा कि 13 घंटे की जो पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, उसमें किसी भी सवालों का जवाब ठीक तरीके से अनिल देशमुख ने नहीं दिया और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। कुछ समय बाद स्पष्ट हो पाएगा कि
कस्टडी मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है, और कस्टडी ना मिले इसको लेकर के अनिल देशमुख के वकील की तरफ से क्या कुछ दलील रखी जाती है, ये कुछ समय प्रशांत, में आपसे स्पष्ट एक हो और पाएगा। अहम बात हम ये जानना चाहेंगे, लगातार शुरुआत से ही जो कि आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, ये एक दो दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि तमामतर सबूतों के साथ, तमामतर चीज़ों के साथ ईडी ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी जांच प्रक्रिया को अगर एक तराजू में रख के तोला जाए तो उसमें तमाम चीजें सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये आ रहा है कि ईडी के सामने 5 समन जो है भेजने के बाद भी अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए थे। पहला मुद्दा ये था। दूसरा, अनिल देशमुख जो है हमेशा अदालत का रुख कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, मुंबई हाई कोर्ट का रुख किए, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तीसरा सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 महीनों से लगातार अनिल देशमुख किसी के संपर्क में नहीं थे। आखिर वो कहाँ थे? से तमाम चीजों को ईडी ने तराजू में रखकर तोला, और जब अनिल देशमुख कल अदालत ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे जब सवालात किए गए, जिसे लेकर के 5 समन जारी किए गए थे पहले, तो उन सारे सवालात के जवाब नहीं दे पाए, और यही एक वजह है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बहरहाल अब सभी की निगाहें जो है कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है। देखना होगा कि अदालत से क्या उन्हें रिमांड मिलती है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है, और क्या कुछ प्रक्रिया आगे होती है। जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।